गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं आप लोग ये जानते होंगे, बाकी मैं भी आपको समझाता हूँ। आज का हमारा सेशन जो है ये फ्रेजल वर्ब्स पे बेस्ड है और आज हम फ्रेजल वर्ब्स को ही डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो कि अक्सर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती हैं और हमारे सिलेबस में वो इंक्लूडेड है। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फ्रेजल वर्ब्स। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए आप में से अगर किसी को भी डेफिनेशन पता है कि व्हाट आर फ्रेजल वर्ब्स तो एक बार कमेंट करके बताइए। देखिए, हम्म 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 हम्म, हम्म, ये- चलिए देखिए, गुड इवनिंग बच्चों। ऑफलाइन क्लास लेंगे सर। ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी बेटा मुखर्जी नगर में। जो हमारा पहला ऑफलाइन बैच है वो हम बना भी चुके हैं, 15 से स्टार्ट हो गया। और बाकी आप अगर फर्दर कोई डिटेल चाहिए तो जो एग्जामपुर का हेल्पलाइन नंबर है आप उस पर फोन करके पूछ सकते हैं और पता कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम्म वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। देखिए, एक बच्चे ने कमेंट किया कि जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं ये वर्ब प्लस प्रेपोजिशंस होते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं इसमें एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि फ्रेजल वर्ब्स केवल वर्ब प्लस प्रेपोजिशंस होती हैं। वर्ब फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं वो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं। सपोज देयर इज अ वर्ब प्लस सम प्रेपोजिशन और अ वर्ब प्लस सम एडवर्ब और सम वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं वो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, वर्ब प्लस सम एडवर्ब या वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन बोथ। तो फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं वो वर्ब्स के साथ में जब हम किसी प्रेपोजिशन को वर्ब प्लस प्रेपोजिशन हैविंग डिफरेंट मीनिंग, इट्स एक्चुअल, हाँ बिल्कुल बच्चे। तो फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, जैसे कोई वर्ब है उसके साथ हमने कोई एक पर्टिकुलर प्रेपोजिशन या कोई एडवर्ब या प्रेपोजिशन एडवर्ब दोनों ही यूज कर लिए, ठीक है, और एक नया मीनिंग तैयार हो गया, तो उसको हम कहेंगे फ्रेजल वर्ब। देखिए, फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज जो हम कहते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं। फ्रेजल वर्ब्स का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, किसी वर्ब का कॉम्बिनेशन विद सम प्रेपोजिशन और एडवर्ब और बोथ, किसी प्रेपोजिशन या एडवर्ब के साथ में या दोनों के साथ में वर्ब का ऐसा कॉम्बिनेशन कि एक नया मीनिंग तैयार हो जाए, तो उसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे हमने यहां पर लिखा एक फ्रेजल वर्ब, मैं एग्जांपल के लिए आपको लिख देता हूं। जैसे मैंने यहां पर एक कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमने यहां पर एक फ्रेजल वर्ब लिखी, लुक, एक मिनट बच्चे, लुक अपॉन, ठीक है। यहां पर हमने एक फ्रेजल वर्ब लिखी, लुक आउट। यहां पर हमने एक फ्रेजल वर्ब लिखी, लुक फॉरवर्ड टू। ऐसे जैसे हमने लिखा लुक अपॉन, लुक आउट, लुक फॉरवर्ड टू। अब ये जो ग्रुप्स हैं, लुक अपॉन एक फ्रेज है। फ्रेज का मतलब समझ लीजिए, जो बच्चे आप में से नहीं जानते हैं वो बात हमेशा ध्यान रखेंगे, फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक। तो ये जो लुक है एक वर्ब है, अपॉन एक प्रेपोजिशन है, और ये एक ग्रुप तैयार हो गया जिसका एक कमरा कंप्लीट मीनिंग है, ये फ्रेजल वर्ब है। लुक आउट जो है ये भी एक ग्रुप है, ये भी फ्रेजल वर्ब है। लुक फॉरवर्ड टू जो है ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। अब इनके स्ट्रक्चर्स को ऐसा समझिएगा आप। लुक जो वर्ब होती है ये स्टेट की वर्ब होती है और इसका मतलब होता है दिखाई पड़ना। लुक वर्ब का मतलब होता है दिखाई पड़ना,
ठीक है। जैसे हमने लिखा ही लुक्स हैंडसम, या हमने लिखा ही लुक्स नर्वस, ठीक है, ही लुक्स बिजी। तो लुक का मतलब होता है टू अपीयर, टू सेम, दिखाई पड़ना किसी टाइप का। ओके, ये होता है लुक का मतलब। लेकिन अगर हम देखें तो लुक अपॉन का मतलब होता है टू कंसीडर। लुक अपॉन का मतलब होता है टू कंसीडर। आई शैल लुक अपॉन इट। लुक अपॉन का मतलब कंसीडर करना, पीपल लुक्ड अपॉन हिम एज अ गुड पर्सन। ठीक है, लोग उसको अच्छा पर्सन मानते थे। तो लुक अपॉन का मतलब होता है कंसीडर करना, कुछ मानना। लुक आउट का मतलब होता है टू बी अवेयर, टू बी वॉचफुल भी कह सकते हो, वॉचफुल होना। लुक आउट का यूज हम करते हैं किसी पर्सन का किसी खतरे की तरफ ध्यान ले जाने के लिए। सपोज कोई पर्सन कहीं पर है और उसके आसपास में कुछ ऐसा है जो कि मतलब उसको हार्म कर सकता है, मतलब उसको, उसके लिए खतरनाक है, तो हम उधर उसका ध्यान खींचने के लिए लुक आउट फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे हमने किसी का लुक आउट, देयर इज अ स्नेक। ठीक है, तो लुक आउट का मतलब हम उसका ध्यान खींच रहे हैं उस तरफ में कि उधर देखो एक सांप है। ठीक है, लुक आउट, अ कार इज कमिंग फास्ट। तो लुक आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू बी अवेयर, मतलब एकदम से सतर्क हो जाना, कॉशियस हो जाना। तो इसमें जो लुक है ना ये वर्ब है, आउट जो है प्रेपोजिशन है। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब आप समझते ही होंगे। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है टू एक्सपेक्ट, कुछ अच्छा होने की उम्मीद करना, कुछ अच्छा होना, मतलब एक तरीके से आप वेट भी कह सकते हो। लुक अपॉन का मतलब, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब आप वेट करना भी कह सकते हो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ गुड टाइम विद यू, इस तरीके से। तो इसमें लुक जो है वर्ब है, फॉरवर्ड जो है प्रेपोजिशन एडवर्ब है, और टू प्रेपोजिशन है। तो हमने देखा कि लुक वर्ब का मतलब होता है दिखाई पड़ना, टू अपीयर। लेकिन ये जो हमने लुक वर्ब का यूज किया इन कॉम्बिनेशंस में, यहां पर इस प्रेपोजिशन के साथ में, यहां पर इस एडवर्ब के साथ में, और यहां पर इस लुक वर्ब का यूज हमने प्रेपोजिशन एडवर्ब दोनों के साथ में किया। तो ये जो लुक वर्ब के कॉम्बिनेशंस हैं प्रेपोजिशन और एडवर्ब्स के साथ में, जिनके नए मीनिंग्स तैयार हो गए हैं, इन कॉम्बिनेशंस को हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। तो फ्रेजल वर्ब जो होता है वो वर्ब का किसी प्रेपोजिशन या किसी एडवर्ब या दोनों के साथ में एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसका एक नया मीनिंग क्रिएट हो जाता है, जो उस वर्ब के मीनिंग से डिफरेंट होता है। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स। अच्छा, अब हम फ्रेजल वर्ब्स की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। एक मिनट बच्चे, देयर सिंपल फॉर्म, ग्रुप ऑफ वर्ड, बिल्कुल बच्चे। लुक का मतलब सी नहीं होता बेटा, ये ध्यान रखना। सी जो वर्ब है और लुक वर्ब है उनमें डिफरेंस होता है। लुक स्टेट की वर्ब होती है और लुक का मतलब दिखाई पड़ना होता है। लुक जो वर्ब है ना बेटा, लुक वर्ब का मतलब दिखाई पड़ना होता है, लुक का मतलब आपका देखना नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। हम्म, चलिए, एक मिनट बेटा। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं एक बार आप लोगों की, असल में मेरे कमेंट वाली जो स्क्रीन है वो साइड में हो गई। सामने जो स्क्रीन है उसमें मुझे कमेंट नहीं दिखाई पड़ रहा, तो मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि एक मिनट बस मुझे लगेगा। हम्म, मैं कुछ ऐसा कर लेता हूँ कि मुझे आप लोगों के कमेंट्स फोन पे फिर दिखाई पड़ जाएं, क्योंकि मुझे साइड में टर्न होना पड़ता है कमेंट्स देखने के लिए। लेकिन ऑडियो इसका कर देता हूँ ऑफ। हम्म, ऑडियो तो नहीं ऑफ हुआ। चलो एक मिनट बच्चा। हाँ, अब ठीक है, मैं आपके कमेंट्स यहीं पे देख सकता हूँ। नहीं दिख रहे। चलिए, नाउ दैट्स फाइन। अब ये सही, ऐसे सही रहेगा। न्यू मीनिंग बनती है, बिल्कुल बच्चे। तो हाँ, ये जो आपकी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, ये वर्ब का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है प्रेपोजिशन या एडवर्ब के साथ में या दोनों के साथ में, जिससे एक नया मीनिंग तैयार हो जाता है। तो उस कॉम्बिनेशन को हम फ्रेजल वर्ब कह देते हैं। हम बात कर रहे थे फ्रेजल वर्ब्स की इंपॉर्टेंट, न्यू मीनिंग बनती है, बिल्कुल सेट है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे फ्रेजल वर्ब्स की इंपॉर्टेंस की। जो हमारे कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएससी का एग्जाम हो गया आपका, सीजीएल सीपीओ कुछ भी हो गया, या यूपीएससी के एग्जाम्स हो गए, सीडीएस एनडीए वगैरह, या बैंकिंग के एग्जाम्स हो गए, फ्रेजल वर्ब्स हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि ये ना दो पार्ट कवर करते हैं। फ्रेजल वर्ब्स को जब हम अच्छे से समझ, देखिए, एक तो ये होता है कि फ्रेजल वर्ब्स कंफ्यूजिंग होती हैं। फ्रेजल वर्ब्स पे बेस्ड जब क्वेश्चंस होते हैं या आते हैं तो अक्सर बच्चे उनको समझ नहीं पाते हैं और उनको तुक्का वगैरह मारना पड़ जाता है। तो अगर आपने फ्रेजल वर्ब्स को अच्छे से पढ़ा होगा, इनको समझा होगा, तो एक तो आपको वो एडवांटेज मिलेगी कि आपको गेस नहीं करना पड़ेगा, तुक्का नहीं मारना पड़ेगा, बाकियों के मुकाबले आप बेहतर स्कोर कर पाओगे। एक बात। दूसरा जो होता है, फ्रेजल वर्ब्स ना आपका डबल पार्ट कवर करते हैं, ग्रामर भी और वोकैब भी, क्योंकि ये दोनों में इंक्लूडेड होती हैं। फ्रेजल वर्ब्स जो होती हैं वो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डील की जा सकती हैं और वोकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डील की जा सकती हैं, तो ये दोनों ही पार्ट आपके कवर करती हैं।
तो आज मैं आपके साथ में ना कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं, उनके मीनिंग्स वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, थैंक यू बच्चे। देवाशीष कुमार, गुड इवनिंग बेटा। आ जाइए। तो ये फ्रेजल वर्ब्स का इंट्रोडक्शन हो गया कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं। चलिए, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और अब मैं आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करूंगा। स्टार्टिंग करता हूं, मैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पे लिख देता हूं और सिंपल से स्टार्ट करता हूं, जिससे कि आप लोग भी मेरे साथ में एंगेज हो पाए लर्निंग में। पुट अप, पुट अप विद, पुट आउट, पुट ऑफ, ठीक है। जैसे पुट अप हो गया, पुट अप विद हो गया, पुट आउट हो गया, पुट ऑफ हो गया, पुट इन, ठीक है। पुट अप लिख दिया। ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं पुट वर्ब की। एक बार आप इनके मीनिंग्स बताएं, अगर किसी बच्चे को समझ में आए इनके मीनिंग्स। पुट अप, पुट अप विद, पुट आउट, पुट ऑफ, पुट इन। कमेंट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी को। इंग्लिश के लिए कोई बुक, देखिए बेटा बेसिक्स के अपने लेवल के हिसाब से हमें बुक्स पढ़नी चाहिए। आप पहले ये देखिए कि किस लेवल की मतलब आपको प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से शुरुआत कीजिए। सबसे पहले एकेडमिक्स की बुक्स पढ़िए इंग्लिश के लिए, फिर कंपटीशन के लिए पढ़िए। तो अगर सबसे पहले अपने लेवल को एनालाइज कीजिए कि आपको क्या जरूरत है इंग्लिश की, किस लेवल तक इंग्लिश को आप समझना चाहते हैं, और फिर आपका लेवल क्या है, फिर बुक को डिसाइड कीजिए, ठीक है। मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, देन यू आर वेलकम डियर। हम्म, चलिए। अब देखिए मैं आपको पुटवर्क के मीनिंग समझाता हूँ और उसको आप ध्यान से समझ लें। हाँ, पुटअप का एक मतलब तो होता है बेटा टू रिजाइड, टू स्टे, कहीं पे ठहरना रुकना। जैसे हमने कहा ही पुट अप एट अ होटल इन महाराष्ट्र, तो पुटअप का मतलब स्टे फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। पुटअप का मतलब हो गया नहीं बेटा, पुटअप का मतलब उठाना नहीं, ऐसा नहीं है। ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स में जो वर्ब का मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो पुटअप का मतलब हो गया टू रिसाइड, टू स्टे, एक मीनिंग ये हो गया। दूसरा, पुटअप का मतलब कई बार हम पुटअप का यूज करते हैं क्वेश्चंस वगैरह के साथ में। ही पुट अप अ क्वेश्चन, ठीक है। तब वहां पे आप ये मान सकते हैं टू पुट अप का मतलब टू रेज। रेज का मतलब यहाँ पे लिटरल मत मानना, रेज का मतलब यहाँ पे उठाना नहीं है। टू रेज अ क्वेश्चन मतलब कोई क्वेश्चन करना, ठीक है, कुछ अपना ओपिनियन रखना। पुटअप का मतलब ये होता है। फिर आगे पुटअप विद। पुटअप विद का मतलब होता है टू टॉलरेट, टू बेयर विद, किसी के साथ में निभा लेना। आई कैन नॉट पुट अप विद दिस पर्सन। आई कैन नॉट पुट अप विद दिस पर्सन का मतलब निभा पाना। तो पुट अप विद समबडी का मतलब होता है किसी चीज को बर्दाश्त कर लेना है, किसी पर्सन को बर्दाश्त कर लेना, उसके साथ में निभा लेना, ठीक है। पुट अप का मतलब गेन भी होता है। पुट आउट का मतलब देखिए क्या होता है। पुट आउट का मतलब होता है टू एक्सटिंग्विश, टू एक्सटिंग्विश। स्पेशली हम इसका यूज करते हैं फायर है या लाइट्स हैं उनके लिए। पुट आउट लाइट्स, पुट आउट फायर, ठीक है। पुट आउट कर देना मतलब बुझा देना। आउट का मतलब कंप्लीटली होता है, तो पुट आउट का मतलब होता है कंप्लीटली उसको बंद कर देना, बुझा देना। नमस्ते बच्चे। उसके बाद में आ गया पुट ऑफ। पुट ऑफ जो है वो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स है, क्योंकि इंग्लिश के पेपर्स में जैसे देखा है तो सबसे ज्यादा बार जो पुट्स के फ्रेजल वर्ब आया वो पुट ऑफ ही होता है। पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन। पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन, टू डिले, टू डेफर, सस्पेंड। ये एक मिनट, ये डिफेंड लिख गया। डेफर, डेफर का मतलब भी टाल देना होता है, ठीक है। तो पुट ऑफ कर देना मतलब टाल देना। द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ। द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ का मतलब हो गया कि मीटिंग को डिले कर दिया गया, टाल दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में आ गया पुट इन। पुट इन का मतलब होता है टू इन्वेस्ट। दे हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे हमने कहा दे हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन दिस प्रोजेक्ट, कि उन्होंने इस
प्रोजेक्ट में बहुत से एफर्ट्स जो हैं वो इन्वेस्ट किए हैं। तो पुट इन का मतलब होता है इन्वेस्ट करना है, मतलब किसी चीज को कहीं पर लगाना, इन्वेस्ट करना, उसका यूज करना, ठीक है। तो पुटअप मीन्स हो गया टू रिजाइड, टू स्टे, कहीं पे ठहरना, रुकना। वेयर डज ही पुट अप? ही पुट्स अप विद हिज अंकल, ठीक है। पुटअप का मतलब ठहरना, रुकना, ठीक है। पुट अप विद का मतलब बर्दाश्त करना, सहन करना, टॉलरेट। पुट आउट का मतलब एक्सटिंग्विश, बुझा देना, लाइट्स वगैरह को, कैंडल्स को, ठीक है। एक और इसी तरीके की वर्ब होती है मिलती जुलती, आपने उसको सुना होगा, कॉमन वर्ड होता है ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब होता है फूंक मार के बुझा देना। जैसे कैंडल्स होती है ना, बर्थडे पे कोई पर्सन होता है तो अपना फूंक मार के कैंडल्स को ब्लो आउट करता है, तो ब्लो आउट का मतलब होता है बुझा देना, ठीक है। पुट ऑफ का मतलब टाल देना, पोस्टपोन कर देना, ठीक है, डिले कर देना, ये सब एक ही मीनिंग है। और पुट इन का मतलब होता है टू इन्वेस्ट। ओके, तो ये पुट की फ्रेजल वर्ब्स हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट। मैं कुछ और फ्रेजल वर्ब्स आपके लिए लिखता हूँ, आप इनके भी मीनिंग बताएं। ले इन, ले आउट, ले बाय, ले ऑफ, ले डाउन। ये देखिए कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये ले वर्ब से रिलेटेड हैं। ले इन, ले आउट, ले बाय, ले ऑफ, ले डाउन। इनमें से किसी भी फ्रेजल वर्ब का अगर आपको मीनिंग क्लियर है तो एक बार बताइए, फिर मैं आपको समझाता हूं कि व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दीज फ्रेजल वर्ब्स। ले इन, ले आउट, ले बाय, ले ऑफ, ले डाउन। कमेंट द मीनिंग्स टू दीज फ्रेजल वर्ब्स। हाँ, आज मैंने सोचा, अभी देखिए लाइट तो अभी भी हमारे यहाँ पे सही नहीं हो पाई जैसे हम चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा बोर्ड का कलर चेंज करके देख लेते हैं, हो सकता है थोड़ा सा बच्चों को देखने में सूदिंग इफेक्ट आए आईज पे और वो इसको देख पाए, तो इसलिए हमने इसको ट्राई किया है। गुड इवनिंग बेटा। हम्म। ले इन, ले आउट, ले बाय, ले ऑफ, ले डाउन, दीज आर द फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, ये हमें आज डिस्कस करनी है। ले इन, टू गिव इन समथिंग और कंटिन्यू प्रोवाइडिंग समथिंग गुड। गुड। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन। अब मुझे आप एक्सप्लेन कर दें। देखिए, ले इन का मतलब होता है टू गैदर। ये गैदर वर्ब है, इसका मतलब है जमा करना, होर्ड, स्टॉक। ले इन का मतलब होता है किसी चीज को जमा करना, इकट्ठा करना, ठीक है। दे हैव लेड इन मच मनी, दे हैव लेड इन ह्यूज स्टॉक ऑफ इट, ठीक है। तो ले इन करने का मतलब स्टॉक कर लेना। ठीक है। हाँ, प्रोवाइडिंग समथिंग, जमा कर लेना, उसको करते रहना। ले इन का मतलब होता है अंदर लाते रहना, चीजों को लाते रहना, ठीक है। अच्छा, ले आउट जैसा कि उसका आप जान ही सकते हैं कि इन जो होता है उसका एंटोनिम आउट होता है। तो आउट जो है वो इनका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करता है। तो ले आउट का मतलब हो गया टू स्पेंड। ले आउट करना मतलब स्पेंड करना। ले इन का मतलब लाते रहना, इन्वेस्ट करते रहना, जमा करते रहना, ये इनके मीनिंग होते हैं। उसके बाद में एक वर्ड होता है जो मुझे लगता है आप लोगों को पता होना चाहिए। एक मिनट। जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम के हैं उनको शायद इसका मीनिंग पता होगा, आउटलेज। शायद नहीं, उनको पता ही होना चाहिए, उनको पता होगा इस वर्ड का मीनिंग। देयर इज अ वर्ड आउटलेज, ठीक है, कॉमर्स का टर्म होता है। इसका एक बार मीनिंग बताएं। हेलो बच्चे, ये जो वर्ड मैंने लिखा है आउटलेज, इसका एक बार आप मीनिंग बताएं। आप में से जो भी बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, ठीक है, उनको इसका मीनिंग पता होना चाहिए आउटलेज का। बेटा आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स। जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स, और उनके मीनिंग्स को आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस सेशन में। आउटलेज का मीनिंग बताएं। चलिए। हाँ,
अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कॉमर्स का टर्म होता है आउटलेज, और जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स रहे होंगे वो इसको जानते होंगे। हाँ, नाउन फॉर्म ऑफ लेआउट हो गया, बिल्कुल बच्चे। आउटलेज का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। आउटलेज का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, खर्चे। तो आउटले जो है ना, ये लेआउट वर्ब की नाउन फॉर्म है। लेआउट का मतलब है खर्च करना, आउटलेज उसकी नाउन फॉर्म है, उसका मतलब है खर्चा, ये ध्यान रखना। फिर आ गया ले बाई। ले बाई का मतलब होता है टू सेव फॉर फ्यूचर। ले बाई का मतलब होता है किसी चीज को साइड में कर देना। एक इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब होती है सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है कि किसी चीज को यूज नहीं करना, उसको एज ए रिजर्व स्टॉक कर लेना। मतलब एज ए रिजर्व का मतलब बाद में यूज करेंगे, उसके लिए रख लेना, उस समय उसका यूज नहीं करना। यू मस्ट ले बाय सम मनी फॉर अ रेनी डे। मान लीजिए कोई पर्सन है, काफी पैसे खर्च करता रहता है, ठीक है, तो अगर हम उसको ये सलाह दें कि यू मस्ट ले बाय सम मनी फॉर अ रेनी डे। रेनी डे का मतलब होता है जरूरत का समय, कि जरूरत के समय के लिए जरूर तुम्हें कुछ बचत करके रखनी चाहिए। तो ले बाय का मतलब होता है सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है किसी चीज को यूज ना करके उसको रिजर्व करके रख लेना, कि वी विल यूज इट एट लेटर स्टेज इन लाइफ, कि हम इसको बाद में कभी यूज करेंगे, अभी खर्च नहीं करेंगे, ये होता है ले बाय। उसके बाद होंगे ले ऑफ। ले ऑफ जो है ना, ये भी काफी कॉमन फ्रेजल वर्ब है, और इसका मतलब होता है टू डिसमिस। टू डिसमिस, टू सस्पेंड, काम से निकाल देना, डिसमिस कर देना। ले ऑफ का मतलब होता है टू डिसमिस। ठीक है, नमस्ते बच्चों। हाँ। हम्म। तो ले ऑफ जो फ्रेजल वर्ब है बच्चे, ले ऑफ फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है टू डिसमिस, काम से निकाल देना। जैसे अगर हम एक स्टेटमेंट में इस बात को कहें, द कंपनी हैज लेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स। ठीक है, द कंपनी हैज लेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स। ठीक है, कि कंपनी ने हजारों वर्कर्स को डिसमिस कर दिया है। तो ले ऑफ कर देना मतलब काम से निकाल देना, बेदखल कर देना, कि अब जाओ, आपका काम नहीं है। ठीक है, नमस्ते बेटा। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग फ्रेजल वर्ब्स डियर स्टूडेंट्स। थंबनेल से आप जान गए होंगे। फिर आ गया ले डाउन। ले डाउन का मतलब देखिए क्या होता है। ले डाउन का मतलब होता है टू इम्पोज सम टैक्सेस और रूल्स। कोई नए टैक्सेस या कोई नए रूल्स लगा देना। द गवर्नमेंट हैज लेड डाउन सम न्यू टैक्सेस। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज लेड डाउन सम न्यू टैक्सेस, कि गवर्नमेंट ने कुछ नए टैक्सेस ले डाउन कर दिए। तो ले डाउन कर देने का मतलब होता है कि कुछ नए, मतलब टैक्सेस हैं, कोई नियम कानून है, बना देना। द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, द कॉलेज मैनेजमेंट हैज लेड डाउन सम रूल्स टू बी अवॉइड बाई ऑल दी स्टूडेंट्स। तो ले डाउन का मतलब होता है कोई नया नियम कानून बना देना, कोई नया टैक्स लगा देना। ठीक है, इट इज ले डाउन। ठीक है, तो ये हो गए लेके फ्रेजल वर्ब्स। नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। यहां देखिए, लेट इन, लेट आउट, ठीक है, लेट ऑफ, लेट डाउन, लेट अप, ये लेट वर्ब की फ्रेजल वर्ब्स हैं। ये बच्चों लेट वर्ब से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स हैं। लेट इन, लेट आउट, लेट ऑफ, लेट डाउन, लेट अप। ठीक है, देखिए इन फ्रेजल वर्ब्स के क्या मीनिंग्स हो सकते हैं, एक बार बताइए। वन कंफ्यूजन, आस्क डियर। इफ यू हैव गॉट सम कंफ्यूजन यू कैन आस्क। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए, व्हाट इज द कंफ्यूजन। लेट इन, लेट आउट। चलिए, let in, let out, let off, let down, let up. The phrasal verbs of these, the meanings of these phrasal verbs.
ग्रेट। देखिए कुछ बच्चों ने सही आंसर कमेंट किया है, टू अलाउ, टू रेंट। हम्म। थैंक यू बच्चे, आशीष, अगर आपको ऐसा लगता है। इतने सारे कैसे याद रहेंगे बेटा, जब हम इन्हें समझेंगे ना तो याद हो जाएंगे। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कोई भी वोकैब होती है, चाहे हम फ्रेजल वर्ब्स पढ़ें चाहे एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ें, अगर हम उस वर्ड का केवल मीनिंग याद करने की कोशिश करेंगे तो फिर चांसेस हैं कि आप उसको नहीं याद कर पाओगे, कभी ना कभी कंफ्यूज हो जाओगे। कोई भी वर्ड जब आप सीखते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसका जो मीनिंग है उसको याद करने के बजाय उसको यूज करके देखिए। कोई भी फ्रेजल वर्ब्स है या कोई भी एंटो सिनोनिम है जो आप पढ़ते हैं और आपको लगता है कि ये वर्ड आपको भी क्लियर नहीं है, ये हो सकता है बाद में भूल जाओ, तो उसको ना एक तो सेंटेंसेस में यूज कीजिए। मतलब उसको मीनिंग की मदद से मत यूज कीजिए वर्ड को, उस वर्ड को यूज कीजिए सेंटेंस की मदद से। सपोज जैसे इनमें से हम एक फ्रेजल वर्ब मान लेते हैं, सपोज ये हमने मान लिया कि लेट आउट फ्रेजल वर्ब आपने पहली बार सुना। ठीक है। आपको इसका पहले से मीनिंग नहीं पता था, तो अगर आप इस लेट आउट का मीनिंग पहले से नहीं जानते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप इसको भूल जाओगे। ठीक है। तो उस केस में आप क्या कीजिए कि लेट आउट का मीनिंग जो मैं आपको बताऊंगा, आप बजाय कि उसको मीनिंग से याद करने के एक सेंटेंस से रिलेट कीजिए, क्योंकि सेंटेंस जो होता है ना वो एक कंप्लीट आइडिया होता है, एक कंप्लीट थॉट होता है सेंटेंस। मीनिंग्स अधूरे होते हैं। वर्ड का जो मीनिंग होता है वो अधूरा होता है जब तक हम उसको पूरे सेंटेंस से रिलेट ना करें, जब तक उसको कॉन्टेक्स्ट से रिलेट ना करें। तो कोई भी वर्ड जो आपको प्रॉब्लम करता है, ऐसा नहीं है कि ये बात मैं आपको केवल फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड कर रहा हूं, ये पूरी वोकैब की बात हो रही है। चाहे फ्रेजल वर्ब्स की बात हो, ठीक है, चाहे एंटोनिम सिनोनिम्स की बात हो, चाहे इडियम्स की बात हो, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात हो, कोई भी वर्ड जो आपको लगता है कि ये मुझे अभी क्लियर नहीं है, मैं इसको भूल जाऊंगा आने वाले टाइम में, और इतना हमें पता होता है कि हम किस वर्ड के मीनिंग को लेकर क्लियर हैं, किसको लेकर हमें कॉन्फिडेंस है और किसको लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जिन वर्ड्स के मीनिंग्स को या जिन वर्ड्स को लेकर हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उन वर्ड्स को हमें केवल मीनिंग की मदद से नहीं याद करना चाहिए, उनका हमें सेंटेंस में यूज करके तब याद करना चाहिए। सेंटेंस एक कंप्लीट मीनिंग होता है, कंप्लीट थॉट होता है, तो जब हम उससे रिलेट करते हैं वर्ड के मीनिंग को तो फिर हमें वो मेमोरी में रहता है लॉन्ग टाइम तक और हमें याद रहता है। ठीक है। चलिए, देखिए, लेट इन का मतलब होता है टू अलाउ। मान लीजिए कोई पर्सन कहीं आना चाहता है, कहीं कोई आना जाता है, तो हमने उसको कहते हैं लेट हिम इन। लेट हिम इन का मतलब अलाउ कर दो, आने दो। ठीक है, ये हो गया लेट इन का मतलब। अच्छा, लेट आउट का मतलब देखो क्या होता है। लेट आउट का मतलब होता है टू रिवील, टू डिस्क्लोज। लेट आउट का मतलब होता है टू रिवील, टू डिस्क्लोज। ही लेट द सीक्रेट आउट। ही लेट द सीक्रेट आउट का मतलब उसने सीक्रेट आउट कर दिया। तो इफ यू लेट समथिंग आउट यू रिवील इट। अगर आप किसी चीज को लेट आउट कर देते हैं तो आप उसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है। इंग्लिश में एक फ्रेजल वर्ब होती है, सॉरी, फ्रेजल वर्ब नहीं होता है, इडियम होता है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये एक इडियम है, इसका मीनिंग बताइए आप लोग। लेट अस फ्रेजल वर्ब नहीं होती है। ठीक है, किसका कमेंट है ये, लेट अस। बेटा लेट अस जो होती है ना, फ्रेजल वर्ब नहीं होती। फ्रेजल वर्ब्स वो वर्ड होते हैं जिनका मेन वर्ड एक वर्ब होती है और उस वर्ब के बाद में हम कोई प्रेपोजिशन या एडवर्ब या दोनों का यूज करके एक नया मीनिंग तैयार कर लेते हैं। ठीक है। लेट अस जो तुम कह रहे हो ना, इसमें अस ना कोई प्रेपोजिशन है बेटा, ना कोई एडवर्ब है, वो प्रोनाउन होता है। ठीक है। हम्म। रिवील सीक्रेट, बढ़िया। यही एक्चुअली इसका मतलब होता है, इसका मतलब यही होता है। लेट आउट का मतलब हो गया टू रिवील, डिस्क्लोज। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है टू रिवील द सीक्रेट, टू रिवील द सीक्रेट। कोई सीक्रेट वगैरह उसको रिवील कर देना। ठीक है। तो ये जो हमने इडियम लिखा ना, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इस इडियम में देखो ये अपना फ्रेजल वर्ब यूज हो रहा है, लेट आउट। ये लेट आउट जो है ना, फ्रेजल वर्ब है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है। चलिए, तो लेट आउट का मतलब हो गया टू रिवील, टू डिस्क्लोज। अच्छा, लेट ऑफ का मतलब, लेट ऑफ का मतलब होता है टू रिलीज, टू फॉरगिव।
माफ कर देना किसी को, ठीक है। जनरली हम उसका यूज तब करते हैं जैसे कोई पर्सन है, उसने कोई मिस्टेक की है, उसने कुछ गलती की है, लेकिन हम उसको पनिश ना करके छोड़ दें, तो हम उसके लिए यूज करते हैं लेट ऑफ, ठीक है। ही मेड मैनी मिस्टेक्स बट दे लेट हिम ऑफ, मतलब अगर हम ऐसे कहें कि उसने बहुत गलतियां की लेकिन फिर भी उन्होंने उसे माफ कर दिया, तो हम इस सेंटेंस को ऐसे कह सकते हैं, ही मेड मैनी मिस्टेक्स बट दे लेट हिम ऑफ, कि उसने बहुत सी गलतियां की बट उन्होंने उसको माफ कर दिया। लेट हिम ऑफ का मतलब उसको छोड़ दिया कि जाओ भी जाने दो। लेट डाउन का मतलब देखिए क्या होता है, लेट डाउन का मतलब होता है टू डिसअपॉइंट। ये बड़ा मतलब बोलचाल में कॉमनली यूज होने वाला फ्रेजल वर्ब है। ये जो लेट वर्ब है उसके जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनमें से जो लेट डाउन है, ये काफी कॉमनली यूज होने वाला फ्रेजल वर्ब है। यू मस्ट हैव हर्ड पीपल ऑफन सेइंग दैट आई विल नॉट लेट यू डाउन दिस टाइम, और यू मस्ट हैव हर्ड पीपल सेइंग दैट यू हैव लेट मी डाउन, ठीक है। तो अक्सर लोग कहते रहते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू डाउन दिस टाइम, ठीक है। तो लेट डाउन का मतलब होता है किसी को मतलब डिसअपॉइंट करना, ठीक है, ह्यूमिलिएट करना, डिसअपॉइंट करना या ह्यूमिलिएट करना, कुछ ऐसा करना जिससे कि पर्सन जो है वो ह्यूमिलिएशन फील करे, अपमानित फील करे, ठीक है, उसको नीचा दिखाना, ये होता है लेट डाउन का मतलब। आई वॉन्ट लेट यू डाउन दिस टाइम, कि मैं इस बार आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद में आ गया लेट अप। लेट अप का मतलब होता है टू सीज, ठीक है। मतलब सीज का मतलब यहाँ पे आप समझना थोड़ा सा, सीज एक बड़ा ब्रॉड मीनिंग का वर्ड होता है। सीज का मतलब हम मान लेते हैं रुक जाना, ठहर जाना किसी चीज का। बट जो लेटअप है इसका यूज हम करते हैं स्पेशली उन चीजों के रेफरेंस में जिनके ज्यादा बढ़ने से, जिनकी ज्यादा डिग्री से हमें परेशानी होती है। तो अगर उनमें कोई ठहराव आ जाए, उनमें कोई रुकावट आ जाए, तो उसके लिए हम लेटअप यूज करते हैं। स्पेशली मैं जैसे बताता हूँ, जैसे टेम्परेचर की बात करें, कि गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो उससे हमें परेशानी होती है, ठीक है? तो हम कह सकते हैं व्हेन विल इट लेट अप, कब ये ठहरेगा, मतलब कब इसमें रुकावट आएगी, डिक्रीज होगी, ठीक है? महंगाई है, महंगाई के बढ़ने से भी लोगों को परेशानी होती है, ठीक है? तो लेट अप का यूज हम करते हैं ठहराव के लिए, एक ऐसा ठहराव जिसमें हमें राहत मिले। मैं आपको एक दूसरे तरीके से इस वर्ड को समझा देता हूँ, कि ये जो लेट अप वर्ड है ना बच्चे, लेट अप, ये नाउन भी होता है, और जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब रेस्पाइट होता है। रेस्पाइट का मतलब होता है राहत। तो लेटअप को जब हम एज अ वर्ब यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि राहत मिलना, ठीक है। देयर इज नो लेटअप फ्रॉम हीट इन मंथ्स ऑफ जुलाई, कि जुलाई में, ठीक है, जुलाई में जो गर्मी है, सर्दी, उसमें कोई ठहराव नहीं होगा, उससे राहत नहीं मिलेगी, मतलब वो बढ़ते ही रहेगा, बढ़ते रहेगा, मतलब परेशानी बढ़ती रहेगी, रुकेगी नहीं। तो लेटअप का मतलब होता है किसी परेशान करने वाली चीज में ठहराव आ जाना, उसका धीमा पड़ जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने फ्रेजल वर्ब्स लिखी, ब्रिंग इन, ब्रिंग आउट, ब्रिंग अबाउट, ठीक है, ब्रिंग अप, ब्रिंग फोर्थ। ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं ब्रिंग वर्ब से रिलेटेड, ठीक है। ब्रिंग इन, ब्रिंग आउट, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अप, ब्रिंग फोर्थ। फोर्थ का मतलब फॉरवर्ड होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। फोर्थ और फॉरवर्ड एक ही बात होता है, चाहे हम ब्रिंग फोर्थ लिखें या ब्रिंग फॉरवर्ड लिखें, दैट मीन द सेम। तो इन फ्रेजल वर्ब्स के एक बार मीनिंग बताने का कोशिश करें। ब्रिंग इन, ब्रिंग आउट, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अप, ब्रिंग फोर्थ। कॉमन फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये भी काफी कॉमन है। हॉटस्पॉट ऑन करवा लो, अच्छा नेट खत्म हो गया तुम्हारा बच्चे, हाँ, सही है। आंसर्स,
बेटा मीनिंग बताइए इन फ्रेजल वर्ब्स के, जो फ्रेजल वर्ब्स आपको बोर्ड पर दिख रही हैं, यू कमेंट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स के मीनिंग्स बताइए। हम्म। Bring in to introduce, bring out to explain, good. Bring about some cause of something, bring up to educate. Hmm. Hmm. Okay, now let me explain the meanings of this. देखिए ब्रिंग इन का मतलब दो होते हैं, आप दोनों ध्यान रखें, मतलब कॉमन। वैसे तो देखिए फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं ना, ऐसा हो सकता है कि किसी एक ही फ्रेजल वर्ब्स के बहुत से मीनिंग होते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं ना, वो मेड अप मीनिंग्स होते हैं। मेड अप, मेड अप का मतलब होता है इन्वेंटेड जनरली। जैसे कोई वर्ब है, उसका एक मीनिंग है, वो उसका डेफिनेट मीनिंग होता है जनरली। जैसे अगर हम बात करें कम, ठीक है, या जैसे हम बात करें गिव, गिव वर्ब है, तो गिव वर्ब का मतलब देना, ठीक है, मतलब कोई एक चीज ट्रांसफर कर देना दूसरे को। लेकिन जब हम फ्रेजल वर्ब्स बनाते हैं, जैसे गिव, गिव अप है, गिव इन है, गिव वे है, गिव अवे है, ठीक है, गिव ओवर है, जब हम फ्रेजल वर्ब्स बनाते हैं तो फ्रेजल वर्ब्स आर काइंड ऑफ मेड अप मीनिंग्स, वो मेड अप मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, मतलब बनाए हुए होते हैं, इन्वेंटेड होते हैं। तो कई जगह क्या होता है कि लोग मतलब जैसे इंडिया में हम लोग यूज करते हैं किसी फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग, ठीक है, और ऑस्ट्रेलियंस ने एक उसका अलग मीनिंग अपना इन्वेंट कर लिया, अमेरिकन्स ने उसका एक अलग मीनिंग इन्वेंट कर लिया, ठीक है। तो जो रूट वर्ब है उसके साथ ऐसा नहीं होता, उसके साथ में ऐसा नहीं होता कि ईट वर्ब का मीनिंग ऑस्ट्रेलिया में अलग होगा, अमेरिका में अलग होगा, इंग्लैंड में अलग होगा, इंडिया में अलग होगा, जापान में अलग होगा, ऐसा नहीं। लेकिन जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं वो मेड अप मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि एक फ्रेजल वर्ब का वर्ल्ड के किसी एक पार्ट में अलग मीनिंग हो, दूसरी जगह पे कोई अलग मीनिंग हो, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब्स के जो मीनिंग्स होते हैं वो ऐसा नहीं कि जो हमने पढ़ा है वही होगा, लेकिन हाँ देयर आर सर्टेन मीनिंग्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स विच आर डेफिनेट, जो डेफिनेट होते हैं, ठीक है, वो उस वर्ब का मीनिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड होगा, हम वही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं इनमें बहुत स्लैंज यूज होते हैं। स्लैंज मतलब समझते हैं कि मतलब लोगों ने अपने मीनिंग्स जोड़ दिए उस पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब के साथ में, ठीक है, और एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर कल्चर में उसको उस मीनिंग में यूज करते हैं। तो स्लैंज जो है वो फ्रेजल वर्ब से बहुत रिलेटेड होती हैं, ठीक है। लेकिन हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग से उसके हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड मीनिंग्स हैं फ्रेजल वर्ब्स के वो। तो मैं आपको ये बता रहा था, ब्रिंग इन का एक तो मतलब हो गया टू अर्न, हाउ मच डज ही ब्रिंग इन होम, ठीक है। हाउ मच डज ही ब्रिंग इन होम का मतलब हम सीधा ये पूछ रहे हैं कि वो कितना अर्न करता है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। हम इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, ठीक है, कि दिस जॉब डजंट ब्रिंग इन मच, कि भाई इस काम में बहुत पैसा नहीं है, मतलब अर्निंग नहीं है सीधे से तुम्हें कहें तो। ब्रिंग इन का मतलब एक तो हो गया टू अर्न। दूसरा ब्रिंग इन का मतलब एक और भी होता है, टू इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, कुछ नया लाना, कुछ मतलब नए तरीके की चीज को इंट्रोड्यूस करना। दे ब्रॉट इन न्यू कॉन्सेप्ट इन दिस इंडस्ट्री, कि वो इस इंडस्ट्री में एक नया कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, लेकर आए, ठीक है। तो ब्रिंग इन करना मतलब टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू समवेयर, और ब्रिंग इन का मतलब टू अर्न भी होता है। दोनों मीनिंग्स आप इसके ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, चलिए। उसके बाद आ गया ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है टू मेक समथिंग नोन, एक मिनट बच्चा, टू मेक समथिंग नोन, एक तरीके से आप रिवील कह सकते हो इसे। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना रिवील मीनिंग लेट आउट, तो वही तरीका ब्रिंग आउट का भी होता है, ठीक है। दे हैव ब्रॉट आउट द मिस्ट्री बिहाइंड दिस, दे हैव ब्रॉट आउट द लॉजिक बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट। तो ब्रिंग आउट करना मतलब किसी चीज को रिवील करना, सामने लाना, ठीक है। और ब्रिंग आउट का मतलब एक और भी होता है, ब्रिंग आउट का मतलब होता है टू रिलीज, एक मिनट इसको, ठीक है, इसका मतलब होता है टू रिलीज। यहाँ पे रिलीज का मतलब छोड़ देना नहीं है, एक मिनट बच्चे क्या हो गया, रिलीज का मतलब है यहाँ पे जैसे कोई एल्बम है, कोई बुक है, कोई नया टाइटल है, वो लाना। दे हैव ब्रॉट आउट अ न्यू एल्बम दिस ईयर, ठीक है। ब्रॉट आउट का मतलब रिलीज करना। वी हैव ब्रॉट आउट अ न्यू एडिशन ऑफ द बुक,
क्या हम बुक का एक नया एडिशन हमने रिलीज किया, तो ब्रिंग आउट करना मतलब कोई बुक हो गई, कोई एल्बम हो गई, उसको रिलीज करना, ठीक है, ये भी मीनिंग होता है। अब ब्रिंग आउट का मतलब ये भी होता है टू मेक समथिंग नोन, किसी चीज को जग जाहिर कर देना, बता देना, ठीक है। ही ब्रॉट आउट द कंस्पिरेसी, उसने इस कॉन्स्पिरेसी का पता लगाया, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आगे ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू हैपन, टू कॉज समथिंग टू हैपन। इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से उसको सुनना और उसी तरीके से समझने की कोशिश करना। ग्लोबल वार्मिंग ब्रिंग्स अबाउट ड्रास्टिक चेंजेस इन क्लाइमेट। फिर से सुनना मेरी बात को। जैसे मैंने कहा ग्लोबल वार्मिंग ब्रिंग्स अबाउट ड्रास्टिक चेंजेस इन क्लाइमेट, कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ना वो हमारे क्लाइमेट में मतलब बड़े खतरनाक ड्रास्टिक चेंजेस लाती है। तो ब्रिंग आउट करना मतलब, ब्रिंग अबाउट का मतलब तो टू कॉज समथिंग। एक दूसरे एग्जांपल से इस बात को समझना। ऑफन द केयरलेसनेस ऑफ द ड्राइवर ब्रिंग्स अबाउट एक्सीडेंट्स ऑन हाईवेज। जैसे हाईवेज पे अक्सर एक्सीडेंट्स होते हैं, तो क्या कॉज होता है एक्सीडेंट्स का, क्यों होते हैं एक्सीडेंट्स, तो हम कह सकते हैं द केयरलेसनेस ऑफ द ड्राइवर्स, ठीक है। द केयरलेसनेस ऑफ द ड्राइवर्स ब्रिंग्स अबाउट एक्सीडेंट्स ऑन हाईवेज, ठीक है, कि जो ड्राइवर्स की केयरलेसनेस होती है, कि वो ट्रैफिक रूल्स को मतलब ऑबे नहीं करते, स्पीड लिमिट में नहीं चलते, सही तरीके से ओवरटेक नहीं करते, ठीक है, तो इस वजह से वहां पर एक्सीडेंट्स होते हैं। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं द केयरलेसनेस ऑफ द ड्राइवर्स ब्रिंग्स अबाउट एक्सीडेंट्स ऑन हाईवेज, ठीक है। ब्रिंग अबाउट का मतलब टू कॉज समथिंग टू हैपन। चलिए नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है टू रेज। यहाँ पे रेज का मतलब उठाना नहीं है, रेज अ चाइल्ड, किसी बच्चे का पालन पोषण करना। कमल्स अंकल ब्रॉट हिम अप, कमल्स अंकल ब्रॉट हिम अप, तो ब्रिंग समबडी अप का मतलब होता है उसका पालन पोषण करना, उसकी जो जरूरतें हैं उसको चाहिए, जैसे खाना चाहिए, रहना चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो चीजें आवश्यक होती हैं वो देना, उसको प्रोवाइड कराना, ठीक है, मतलब टू नर्चर, मतलब बच्चे का पोषण करना, कि वो, ठीक है। तो ये होता है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण करना। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब यहाँ पे उत्पन्न करना नहीं है, प्रोड्यूस का मतलब है यहाँ पे प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना। इफ यू हैव गॉट सम एविडेंस ब्रिंग इट फॉर्थ। जैसे हम किसी पर्सन से कहें इफ यू हैव गॉट सम एविडेंस, कि अगर तुम्हारे पास कोई एविडेंस है, ठीक है, इफ यू हैव गॉट सम एविडेंस देन ब्रिंग इट फोर्थ, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो उसको पेश करो। ब्रिंग समथिंग फोर्थ का मतलब होता है उसको पेश करना, सामने लाना, ठीक है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, मेक अप, मेकअप फॉर, मेक आउट, मेक ओवर, मेक ऑफ विद, ठीक है। ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं बच्चों, मेक वर्ब से रिलेटेड। एक बार इनके मीनिंग्स बताइए। मेक अप, मेकअप फॉर, मेक आउट, मेक ओवर, मेक ऑफ विद, मेक ऑफ विद। चलिए एक बार इनके मीनिंग्स अगर किसी के भी आपको क्लियर हैं तो एक बार बताने की कोशिश करें, फिर उसके बाद में मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। हरि ओम। कमेंट द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, कमेंट द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। टू कंपेंसेट, गुड, वेरी गुड। मतलब कुछ बच्चों को कुछ फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग्स पता है, मतलब अच्छी बात यह है, बहुत अच्छी बात यह है, निराश होने की जरूरत नहीं है। चलिए बाकी के मैं समझा दूंगा, जितने आपको पता है आप उतना बताइए, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनके अपने नोट्स वगैरह बनाइए, ठीक है, इनके आप अपने नोट्स वगैरह बनाइए। और ये जो चीजें हैं जैसे वोकैब है, या एक मैंने आपको वोकैब को याद करने का तरीका बताया
कि अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड आपको परेशान करता है, आपको दिक्कत करता है समझने में, तो उसका एक तरीका तो ये है कि आप उस वर्ड के मीनिंग के बजाय उस वर्ड के यूज से उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है? चाहे कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे कोई इडियम हो, चाहे कोई फ्रेजल वर्ब हो, चाहे कोई एंटोनिम, सिनोनिम हो। अगर कोई वर्ड आपको परेशान करता है और आपको उसको लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है और आपको लगता है आप इसका मीनिंग को कभी भूल जाओगे, तो आप उस वर्ड को समझने की कोशिश उसके मीनिंग से ना करें, आप उस वर्ड को समझने की कोशिश करके करें उसके यूज से, कि सेंटेंस में उसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। तो सेंटेंस में जो उसका यूज होता है ना, उसके थ्रू उस वर्ड को समझने की कोशिश करें। एक तरीका ये होता है वोकैब को अच्छा करने के लिए। दूसरा तरीका वोकैब को इम्प्रूव करने का ये होता है कि आप लिखें। जो भी वर्ड्स आपको परेशान करते हैं, जिन वर्ड्स को लेकर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लगता है कि ये वर्ड आप भूल जाओगे आने वाले टाइम में, तो आप उसको लिखें, नोट्स बनाएं, उसको लिखें बार बार। ठीक है? जितना टाइम आप उसको लिखेंगे तो वो धीरे धीरे आपको फिर समझ में भी आएगा और याद भी रह जाएगा। ठीक है? ये तरीका होता है। और एक तीसरा तरीका होता है, वो फर्जी तरीका होता है, उससे कुछ होता नहीं है। तीसरा तरीका ये होता है कि हर एक मतलब पर्सन से, हर एक पर्सन से, चाहे यूट्यूब पर, चाहे ऑफलाइन, चाहे ऑनलाइन, कहीं भी बस पूछते रहो कि vocab कैसे इंप्रूव करें, vocab कैसे इंप्रूव करें, vocab कैसे इंप्रूव करें। ये जो तीसरा तरीका है, ये अपने मन की तसल्ली के लिए होता है कि हमने कोशिश तो की थी, हमें पता ही नहीं चला। ठीक है? और नहीं तो दूसरे तरीके वही होते हैं कि वर्ड को अगर कोई कंफ्यूज कर रहा है तो उसको उसके यूज से सीखने की कोशिश करें बजाय मीनिंग से। और दूसरा, वर्ड्स को लिखने की आदत डालें। ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा और याद रहेगा। ठीक है? गुड। आई हैव सेलेक्टेड इन यूपी पुलिस। बेटा आप इसकी जगह लिखो आई एम सेलेक्टेड इन यूपी पुलिस। मतलब ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस गलत है, आपकी भावनाएं सही हैं, लेकिन जो आपका एक्सप्रेशन है, मतलब आपकी अभिव्यक्ति सही नहीं है। ठीक है? आपका भाव सही है, जो आप कहना चाह रहे हो वो दुरुस्त है। ठीक है? बट आपके भाव को व्यक्त करने के लिए जो आप साधन यूज कर रहे हो, भाषा, वो आपकी अभी सही नहीं है। मतलब भाषा को लेकर थोड़ी सी समस्या है, ग्रामर की मिस्टेक है। तो आई हैव सेलेक्टेड के बजाय आप लिखो बच्चे आई एम सेलेक्टेड। ठीक है? चलिए, ओके, लेट मी एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड्स। देखिए, मेकअप जो वर्ड है, जैसे कोई बच्चे हैं वो पता नहीं मेकअप वेकअप की बात करने लग गए। ठीक है? अपनी शक्ल सूरत बनाने के लिए जो हम मेकअप करते हैं, एक तो वो हो गया। ठीक है? शकल सूरत चमका ली। ठीक है? ये वो मेकअप नहीं है बेटा। वो मेकअप नाउन होता है। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स हम डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेजल वर्ब्स जो होती हैं वो वर्ब होती हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है? तो मेकअप का मतलब देखिए, मैं आपको दो बताता हूँ। मेकअप का मतलब तो एक तो होता है टू मेक पीस। मेकअप का मतलब होता है सुलह समझौता कर लेना। मेकअप का एक मतलब होता है सुलह समझौता कर लेना। ठीक है? जैसे मान लीजिए किसी में झगड़ा हो गया। ठीक है? लेकिन फिर कुछ समय बाद में उन्होंने समझौता भी हो गया। ठीक है? तो इसको हम कहते हैं मेकअप। एक इंग्लिश में इडियम होता है, अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा जरूर होगा, क्योंकि मुझे थोड़े से तुम लोग सही लग रहे हो आज वाले सेशन में। मतलब सही का मतलब शकल सूरत नहीं तुम्हारी, लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर बताने की कोशिश कर रहे हो वो अच्छा लग रहा है। ठीक। देखिए, इंग्लिश में एक इडियम होता है टू बेरी द हैचेट। एक इंग्लिश में इडियम होता है बच्चों टू बेरी द हैचेट। इसका मीनिंग बताइए। देखो बेटा, एक इंग्लिश में इडियम होता है टू बेरी द हैचेट। इसका मीनिंग बताइए, क्या, व्हाट डज इट मीन? इस इडियम का क्या मतलब होता है? टू बेरी द हैचेट का मतलब क्या होता है? टू बेरी द हैचेट का मतलब क्या होता है? टू एंड अ कन्फ्लिक्ट। बहुत अच्छे। देखिए, टू बेरी द हैचेट जो हमारा इडियम है, इसका मतलब होता है झगड़ा खत्म कर लेना। ठीक है? इसका मतलब होता है
झगड़ा खत्म कर लेना, वही मतलब होता है टू मेक पीस, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से लिख देता हूँ, जैसे एक बच्चे ने कमेंट किया तो मैं लिख देता हूँ। इसका मतलब होता है टू एंड द कन्फ्लिक्ट। मान लो कोई झगड़ा है, कोई विवाद है, उसको खत्म कर लेना, ठीक है। टू बैरी द हैचेट का मतलब होता है कोई झगड़ा है, कोई मतलब कहा सुनी आपस में हो गई है, तो उसको एंड कर लेना, टू मेक पीस। हाँ बिल्कुल बच्चे, टू बैरी द हैचेट का मतलब होता है टू मेक पीस, सुलह समझौता कर लेना। टू एंड द डिस्प्यूट, कोई विवाद है उसको खत्म कर देना, कोई झगड़ा है उसको खत्म कर लेना, ये मतलब होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये जो इडियम है टू बैरी द हैचेट, जो इसका मीनिंग है, वही मीनिंग मेकअप फ्रेजल वर्ब का भी होता है। मेकअप का मतलब भी यही होता है सुलह समझौता कर लेना, झगड़ा खत्म कर लेना। जैसे अगर हम इसको किसी सेंटेंस में यूज करें, तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं, हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि बोथ द फ्रेंड्स फाइनली मेड अप, कि दोनों ही दोस्तों ने बाद में मतलब सुलह समझौता कर लिया। एक बड़ा कॉमन वर्ड होता है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब झगड़ा कर लेना होता है, लोग थोड़ा सा उसको दूसरे सेंस में हमेशा मानते हैं, बट ब्रेकअप का मतलब झगड़ा कर लेना होता है, ठीक है। मेकअप इसका एंटोनिम हो गया, ठीक है। मेकअप का मतलब हो गया सुलह समझौता कर लेना अपना, ठीक है। चलिए, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए भाई। हाँ, ऑफलाइन क्लासेस हम लोग जो पहला बैच है मुखर्जी नगर में वो बना चुके हैं 15 फरवरी से, ठीक है। 15 फरवरी को पहला बैच अनाउंस हो गया था, मतलब बन गया है। 13 को उसका अनाउंसमेंट हुआ था। बाकी अभी आते रहेंगे मैनी मोर बैचेस, बहुत से ऑफलाइन के बैचेस आएंगे, ठीक है। हम्म। उसके बाद में मेकअप का एक मीनिंग और होता है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। मेकअप का एक मतलब और भी होता है, वो होता है टू इन्वेंट, टू फैब्रिकेट। मेकअप का एक मतलब और भी होता है टू इन्वेंट, टू फैब्रिकेट। इसका मतलब क्या होता है टू इन्वेंट टू फैब्रिकेट का, ये मैं देखो आपको समझाता हूँ। एक जैसे इंग्लिश में इडियम होता है अ कॉक एंड बुल स्टोरी। अब जैसे एक इडियम है अ कॉक एंड बुल स्टोरी, इस इडियम का मीनिंग बताइए। अ कॉक एंड बुल स्टोरी, ये बेटा एक इडियम होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम, इस इडियम का क्या मतलब है ये बताइए। अ कॉक एंड बुल स्टोरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम, इस इडियम का क्या मतलब है। कमेंट द मीनिंग ऑफ दिस इडियम। बेटा अंकुश कुमार, अभी मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर करता हूं, पहले ये फ्रेजल वर्ब्स हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मनगढ़ंत कहानी, बढ़िया, हिंदी में लिख दिया तुमने। इसका मतलब तुम लिख सकते हो अ फैब्रिकेटेड स्टोरी, या अक्सर बुक्स में एक वर्ड लिखा होता है कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, या एक तीसरा वर्ड आप यूज कर सकते हो फॉल्स स्टोरी। अ कॉक एंड बुल स्टोरी जो इडियम होता है, इसका मतलब होता है एक झूठी कहानी। झूठी का मतलब मेड अप, मतलब मैं अगर आपको कहूंगा तो आप इसको ऐसे भी कह सकते, जैसे आप जब बुक्स में पढ़ते होंगे इसका मीनिंग अ कॉक एंड बुल स्टोरी मीन, तो इसका मीनिंग होता है अ फैब्रिकेटेड कॉन्कॉक्टेड फॉल्स स्टोरी। आप सीधे शब्दों में इसको ऐसे भी कह सकते हो अ मेड अप स्टोरी। मेड अप का मतलब इन्वेंटेड, मतलब इन्वेंटेड का मतलब विच हैजंट हैपेंड, विच हैजंट टेकन प्लेस इन रियलिटी, जो रियलिटी में हुई नहीं है लेकिन हमने उसको मनगढ़ंत बना दिया, मतलब हमने वो कहानी गढ़ ली है लेकिन एक्चुअली में वैसी है नहीं, ठीक है। तो मेड अप का मतलब होता है समथिंग विच हैज बीन इन्वेंटेड, ठीक। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो मेकअप वर्ब है इसका एक तो मतलब होता है सुलह समझौता कर लेना, झगड़ा खत्म कर लेना, और एक इसका मतलब होता है टू इन्वेंट समथिंग विच इज नॉट ट्रू, कुछ मतलब मनगढ़ंत चीज तैयार कर लेना। जैसे कि दे मेड अप एन एक्सक्यूज, मान लीजिए हमें कोई काम करना था और हमने नहीं किया, किसी वजह से हम भूल गए, ठीक है। फिर हमसे जब जिम्मेदारी मांगी गई वही काम क्यों नहीं किया, तो अब हम ये सच नहीं बताना चाहते कि हम भूल गए थे या किस वजह से हमने काम नहीं किया, हमने उसका कोई बहाना बता दिया, झूठा बहाना बता दिया एक्चुअल में, ठीक है। तो हम कहेंगे ही मेड अप एन एक्सक्यूज। ही मेड अप एन एक्सक्यूज का मतलब ही इन्वेंटेड एन एक्सक्यूज, कि उसने एक एक्सक्यूज इन्वेंट कर लिया, ठीक है। चलिए, तो मेकअप के दो मीनिंग हो गए, टू मेक पीस एंड टू इन्वेंट और फैब्रिकेट समथिंग, ठीक है। उसके बाद आएगा मेकअप फॉर। अब ये जो मेकअप फॉर है ना, इसको ध्यान देना, मेकअप फॉर का मतलब होता है टू कंपेंसेट। मेकअप फॉर का मतलब होता है कंपेंसेट करना।
हर्जाना भरना, भरपाई करना नुकसान की, ठीक है। हिंदी में एक वर्ड होता है क्षतिपूर्ति, मतलब कोई नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना। तो हु विल मेक अप फॉर दिस लॉस, मान लीजिए किसी किसी का कोई नुकसान हो गया, ठीक है। तो अब वो पर्सन पूछेगा हु विल मेक अप फॉर दिस लॉस, कि अब इस घाटे की भरपाई कौन करेगा। आई विल नॉट मेक अप फॉर दिस लॉस, आई विल नॉट मेक अप फॉर दिस लॉस का मतलब आई विल नॉट कंपनसेट, कि मैं कंपनसेट नहीं करूंगा। तो मेकअप फॉर समथिंग का मतलब होता है उसके लिए कंपनसेट करना। अच्छा, मेक आउट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, मेक आउट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। आई कुड नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, मान लीजिए किसी पर्सन ने कोई फ्रेज कहीं पर लिखी पढ़ी, ठीक है, मतलब किसी कहीं पे कोई फ्रेज लिखी, उस पर्सन ने वो फ्रेज पढ़ी, या किसी ने उससे कोई फ्रेज यूज की बात करते हुए, और वो समझ नहीं पाया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज, उस वर्ड का उसको मीनिंग समझ में नहीं आया, तो ही कैन से दैट आई कुड नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दैट फ्रेज, कि मुझे मैं उसका मीनिंग नहीं समझ पाया। तो मेक आउट समथिंग का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग। इसको अगर हम चाहें तो एक और वर्ड होता है इन्फर, इन्फर भी कह सकते हैं, ठीक है। एक इंग्लिश में और इडियम होता है, मैं आपको बताऊं, रीड बिटवीन द लाइंस। देयर इज एन इडियम इन इंग्लिश, रीड बिटवीन द लाइंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम? रीड बिटवीन द लाइंस। सर आपका इंस्टा आईडी, भैया ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, ये सब बवाल हैं, ठीक है। और मतलब ये बवाल हैं, लेकिन अब मजबूरी ऐसी है, और स्पेशली जब कोरोना आ गया, लॉकडाउन आ गया, तो उसके बाद से कि थोड़ा सा हमें भी सोशल होना पड़ा, ठीक है। हालांकि मैं पहले से भी था, मैं अपना ऑनलाइन पढ़ाई करता था, लेकिन लॉकडाउन से थोड़ा सा ज्यादा होना पड़ गया। तो यूट्यूब, व्हाट्सअप तो मैं यूज करता हूँ, बाकी ये इंस्टाग्राम और फलाना ग्राम ढमकाना ग्राम ये मुझे समझ में आते भी नहीं है, और मैं आपको भी मना करूंगा, पढ़ाई लिखाई क्या करो, इंस्टा विंस्टा पे कुछ नहीं रखा। और अगर मेरे से ये पूछा मेरी इंस्टा आईडी क्या है, तो इसका आंसर ये है कि आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम, मैं इंस्टाग्राम पे हूं ही नहीं बेटा, ठीक है। चलिए, हाँ, रीड बिटवीन द लाइंस जो इडियम होता है ना बेटा, इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, कि जो हिडन मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड कर लेना, उसको समझ लेना, ठीक है। हालांकि मेक आउट का मतलब हिडन मीनिंग को अंडरस्टैंड करना नहीं होता है, बट मेक आउट का मतलब जस्ट अंडरस्टैंड करना होता है, ठीक है। उसके बाद आगे मेक ओवर, मेक ओवर का मतलब होता है टू रेनोवेट। देखिए, ओवर का मतलब कंप्लीट होता है, ठीक है। मेक ओवर का मतलब होता है किसी चीज को फिर से कंप्लीटली रेनोवेट कर देना। मेक ओवर वर्ड एक नाउन भी होता है, मेक ओवर वर्ड जो होता है ये नाउन भी होता है वर्ब के साथ साथ में, और मेक ओवर का मतलब होता है रेनोवेशन। तो मेक ओवर का मतलब हो गया टू रेनोवेट समथिंग, किसी चीज को कंप्लीटली उसका रंग रूप उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देना। वी नीड टू मेक ओवर दिस प्रोजेक्ट। मेक ओवर करना मतलब उसको कंप्लीटली चेंज करना, फिर से एक तरीके से रिस्ट्रक्चर करना, ठीक है। फिर आगे मेकअप विद, मेकअप विद का मतलब होता है टू डिकैम्प विद समथिंग। डिकैम्प का मतलब होता है कि रफू चक्कर हो जाना, भाग जाना। तो मेकअप विद समथिंग का मतलब होता है कुछ उठाकर या चुराकर भाग जाना। माई को पैसेंजर मेड ऑफ विद माई लगेज, मान लो कोई पर्सन कहीं जा रहा है ट्रेन से या बस से या प्लेन से, और उसके साथ में उसका को पैसेंजर है, एक दूसरा पैसेंजर है जो उसके साथ ही है, ठीक है। और एक पैसेंजर उसमें से झपकी ले गया या सो गया, दूसरे को मौका मिला वो उसका सामान उठा के उतर गया ट्रेन से, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे? माई को पैसेंजर मेड ऑफ विद माई लगेज, कि मेरा जो को पैसेंजर है वो मेरा सामान उठा के भाग गया, ठीक है। तो मेकअप विद समथिंग का मतलब होता है कुछ उठाकर चुराकर भाग जाना, मतलब उठाईगिरी करना, सीधी सी बात ही होगी, ठीक है। तो मुझे तो लग रहा है 11 बज गए हैं शायद आज, हाँ। तो आज के लिए बस सेशन हम बच्चों अपना यहीं पे रखते हैं, ठीक है। बाकी तुम लोग अपना पढ़ते रहो, मस्त रहो, और और तो क्या ही बोलूं तुम लोगों से। चलिए, तो ये जो आज हमने जो भी बच्चों फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस किए हैं, और इन फ्रेजल वर्ब्स को आप क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया देखिए, kleptomania is a habit or is a kind of a disorder which happens with someone and he can't resist stealing things, कि वो चोरी करने लगता है और उसकी आदत को अपने रोक नहीं पाता, ठीक है। खैर छोड़ो। हम्म।
तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब फिर और डिस्कस करेंगे फ्रेजल वर्ब्स को। आज जो हमने फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस किए आप इनको अपना रिवाइज करें, वीडियो को देखें, अपना रिवाइज करें और अपने नोट्स भी बनाएं। और वो मेरी बात ध्यान रखें, अगर कोई वर्ड कोई भी वोकैब आपको परेशान करती है, आपको लगता है उसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, समझने में दिक्कत होती है, याद रखने में दिक्कत होती है, तो आप उसके मीनिंग के बजाय उसको सेंटेंस में जो यूज होता है उससे समझने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा बार उसको लिखने की कोशिश करें। ठीक है, दैट इज द सीक्रेट फॉर लर्निंग वोकैब। वोकैब सीखने का वही एक सीक्रेट होता है। और आज के लिए बाय एवरीबॉडी, मीट यू सून।